हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो आप सभी को पता है, आप सभी ने डेट्स भी चेक कर ली होंगी। टेंटेटिव डेट्स ही सही, बट ऑलमोस्ट वही डेट्स आपके एग्जामिनेशंस की रहती हैं। कुछ एग्जामिनेशन के मंथ्स आपको पता है, तो आईबीपीएस का पूरे साल का जो कैलेंडर होता है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, राइट। सो इस एक वीडियो में हम रिलेटेड टू आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस अटेंडेंट जो क्लरिकल पोस्ट होती है उससे रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न 2024 तक आपको पता है ये सेम पैटर्न रहता था। ओवरऑल टाइमिंग आपको मिलती थी, बट 2024 से सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। वो सारे चेंजेस जो भी हुए सभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो आई रियली होप कि आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे वो अभी जो रनिंग एग्जामिनेशंस हैं एसबीआई के पीओ क्लर्क हो गया, या फिर जो पूरा का कैलेंडर है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी करनी शुरू की होगी। तो डेफिनेटली अब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करने का, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फिर तैयारी करने का, ठीक है। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, बिकॉज टाइम कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा कम ही पड़ जाता है एंड में आके। तो बेटर है कि हम एक अप्रोच के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक शेड्यूल टाइम टेबल के साथ चीजों को आगे लेके चलें, सो दैट एट दी एंड हमारे पास टाइम की शॉर्टेज ना हो और हम एकदम कॉन्फिडेंस में हो, चाहे जो भी आपका एग्जामिनेशन हो, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दोबारा से अपना दे देता हूं, बिकॉज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे, जो नए स्टूडेंट्स होंगे तैयारी करना शुरू करेंगे, जुड़ेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने फैकल्टीज के बारे में जिनसे आप पढ़ने वाले। मैं अपनी बात करूं तो 2019 का ये स्क्रीनशॉट है, जब मैंने आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन क्लियर किया था। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, जब आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 100 मार्क्स नॉर्मलाइज करके आपको दिए जाते हैं। जनरल कैटेगरी एंड नाम आपको दिख रहा होगा 58.22, ठीक है। सो मेरे जो ओवरऑल मार्क्स आए थे 58.22 आउट ऑफ 100, इंटरव्यू के और मेंस के जोड़ के आए थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस जब मैंने यहाँ रिजल्ट देखा था, बस मैंने ये 3 ही वर्ड पढ़े थे शुरू के, वी आर ग्लैड। आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं था, इतना पढ़ के ही वो जो एक खुशी होती है वो पता चल गई थी कि हाँ फाइनली फाइनली सिलेक्शन हो गया। इसे 1 साल पहले भी मैंने दिया था, बट ओवरऑल मार्क्स मेरे उतने इंटरव्यू में प्लस मेंस में नहीं आ पाए थे। बट हाँ, 2019 का स्क्रीनशॉट है। सो आई क्लियर्ड आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ का है राजस्थान से इन 2019। एंड उसके बाद ये मेल वगैरह जो आए थे, हाँ, तो मैंने 2017 के आसपास एंड में लगभग तैयारी शुरू की थी। देन 2018 में मैंने फुल टाइम, यहाँ पे 2017 में मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था एक कंपनी में। 18 में मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन की। फिर 18 में काफी एग्जाम्स क्लियर हुए, किसी का प्री हो रहा है, किसी का मेंस रुक जा रहा है, किसी का इंटरव्यू रुक जा रहा है। तो 19 में मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया, साइमल्टेनियसली एग्जाम देने भी शुरू कंटिन्यू रखे। तो 19 में फाइनली क्लियर हो गया था। एंड उसके बाद 19 से ही कुछ महीने तक मैंने जॉब की थी, उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मैंने क्विट कर दी। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड बैंकिंग एक्सपायरेंट्स सिंस 2019 अब तक लेके, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आरआरबीज। वैसे तो ये आपका एक थियोरेटिकल पार्ट बनता है, ठीक है। जीए जो हमारा सेक्शन होता है उसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही लोगे, बट फिर भी आरआरबी डिस्कस कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा आई थॉट कि इसके बारे में एक बार जान भी लेते हैं। थेरी है एंड बहुत बार इंटरव्यूज में भी ये सारी चीजें, स्पेशली जब आप आरआरबी का इंटरव्यू देंगे तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। हालांकि यहाँ पे क्लरिकल किससे रिलेटेड केवल प्री और मेंस होता है, बट अगर हमें पता है तो वो हमारा एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, इंटरव्यू आपका नहीं होगा। बट फिर भी जो थियोरेटिकल चीजें, जो स्टैटिक चीजें, एस्टैब्लिशमेंट आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर हुआ था। जो कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था, दैट वाज नरसिम्हम कमेटी। जो पहला आरआरबी था, प्रथम बैंक मुरादाबाद यूपी में था। होल्डिंग्स किसी भी एक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% होती है। देन नेशनलाइज्ड बैंक जो आपका स्पॉन्सर बैंक कहते हैं हम इसको, 35%। एंड जिस स्टेट में उस स्टेट का जो स्टेक होता है, शेयर होता है, दैट इज 15%। ये आपकी स्टैटिक चीजें। इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो आरआरबीज का जो गठन किया गया था वो किस पर्पज से किया गया था, एंड ये सारी आपकी किस किस के अंडर आता है वो चीजें लिखी हुई। दे वर क्रिएटेड टू सर्व इन स्पेशल फोकस हमारा रूरल एरियाज को डेवलप करने में, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो मेन फंडा था, जो मेन रीजन था, वो यही था कि हर एक जितना भी दूर दराज इलाका है, बिकॉज जनरली अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स को तो कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट बैंक्स को केवल अपने रेवेन्यू से मतलब है। तो वो
इंटीरियर जाके अपने रूरल एरियाज में ब्रांच नहीं खोलती, उनकी सारी ब्रांचेस आपको दिखेगा सिटीज में ही होते हैं। एंड अदर जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनकी भी ब्रांचेस लगभग सिटी में ही थी। तो रूरल एरिया की जो नीड्स है उनको केटर करने के लिए आरआरबीज का जो मेन गठन किया गया था, इस वजह से किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड लोन्स टू रूरल पब्लिक, टू सेव रूरल पब्लिक फ्रॉम मनी लेंडर्स, बिकॉज वहां पे कोई भी फॉर्मल वे नहीं है। जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप किसके पास जाएंगे? तो यही होता था। अभी भी बहुत सारे, मतलब अभी भी शहरों में भी होता है कि आप ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है। सुनने के लिए 1-2% होता है, बट वो एक्चुअल बैंक से काफी ज्यादा हैवी पड़ जाता है। गांव में भी अभी भी ये चल रहा है कि आप जो भी थोड़े अमीर लोग होते हैं गांव में, उनसे आप लोन वगैरह ले लेते हैं, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है, उनसे भी आप पैसा जरूरत पड़ने पे ले लेते हैं, कुछ चीजें गिरवी रख देते हैं। तो वहां पे कभी ना कभी थोड़ा बहुत हैरेसमेंट भी होता है। तो उन सब चीजों की डिपेंडेंसी एकदम हटाने के लिए गठन इसका किया गया, ताकि लोगों तक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है बैंक्स आरआरबीज फुलफिल कर सके। टू कल्टीवेट बैंकिंग हैबिट, सेविंग्स की एक आदत डेवलप करना कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा, जितना भी आपकी सैलरी है थोड़ा सा आप सेव जरूर करें, सो दैट उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिले, एंड जब जरूरत पड़े तो आप उसको विड्रॉ भी कर सके। जो बैंकिंग हैबिट्स है इनको डेवलप भी हमें करना था। टू एनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको छोटा मोटा अपना स्टार्टअप करना है, भले ही गांव की ही हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और हो सकता है कि 1-2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट भी दे दें, भले ही कितनी भी सैलरी हो, बट हाँ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसको भी इनहेंस करने के लिए कि लोग अपना कुछ स्टार्टअप छोटा मोटा कुछ भी करना चाहते हैं, भले एक रेडी ही क्यों ना लगानी हो, तो भी 10-15-20 हज़ार का लोन फटाफट से सैंक्शन हो जाए, वो इंसान अपना काम कर सके। साथ ही साथ 1-2 अगर वो हेल्पर भी रखता है 5-6 हज़ार में भी, तो भी वो एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहा है, वो चीजें भी पॉसिबल हो सके। टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इन पीपल। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, हम बात करें आरआरबी क्लरिकल की। सो जैसा मैंने आपको बताया 2 ही लेवल होते हैं यहाँ पे। प्री एग्जाम होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, देन फॉलोड बाय योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपके जितने मार्क्स आए केवल उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जो आपका पीओ का एग्जामिनेशन होता है वहां पे एक फेस और ऐड हो जाता है, दैट इज इंटरव्यू। बट यहाँ पे आपको कोई घबराने की या इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आपका एक एलपीटी जरूर होगा, आगे हम देखेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जाम पैटर्न अभी चेंज हो चुका है। रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलेंगे। क्यूमुलेटिव टाइम अभी भी, टोटल टाइम जो है 45 मिनट ही है, पहले भी था, बट पहले क्यूमुलेटिव टाइम था, टोटल टाइमर चलता था, शुरू होता 45 मिनट में, एंड हो जाता। इसके बीच में आप कोई सा भी सेक्शन स्विच कर सकते हैं। रीजनिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो काउंट कर लेते हैं, सेक्शन स्विच कर लिया, काउंट में चले गए, कुछ भी स्विच कर सकते थे, कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते थे, कोई रुक टुक नहीं थी। अभी इसी साल से 2024, इसी नहीं मतलब पिछले साल से 2024 से अब सेक्शनल टाइमिंग कर दिए। तो जब तक ये 25 मिनट खत्म नहीं होंगे आप रीजनिंग सेक्शन में ही रहेंगे। जैसे 25 मिनट खत्म होंगे अब आप जाएंगे अगले सेक्शन में। तो ये सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसी बार पहली बार ही, आई थिंक जब से एग्जाम आरआरबी ने कंडक्ट करवाना शुरू किया है, आईबीपीएस ने आरआरबी वाले एग्जाम्स, तो तब से पहली बार ही 2024 में हुआ है कि सेक्शन, ये जो आपका पैटर्न है ये आपका चेंज हो चुका है, केवल प्री में नहीं मेंस में भी। बाकी सेम ही, पहले भी 80 क्वेश्चन ही थे, 40-40, पहले भी 80 नंबर ही थे, 40-40। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है। मेंस की बात करें तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल 2 आवर्स का क्यूमुलेटिव टाइम होता है। बट यहां पर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है, सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं, ये इसका नया एग्जाम पैटर्न है। एंड क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो चुका है 2024 में, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2025 में जब एग्जामिनेशन होगा तो आपको सेम पैटर्न ही देखने को मिलेगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि इस साल वापस से पुराना कर देंगे, पुराना ही करना था तो इंट्रोड्यूस ही क्यों किया था। बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बार का 2025 का नहीं आएगा, तब तक हम मान के चल सकते हैं कि लास्ट ईयर ये हुआ तो इस साल भी होने के चांसेस हैं। बात करते हैं एलपीटी की, जो मैंने आपको कहा था, तो ये क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन में होता है। बिकॉज आप जिस भी स्टेट से, अब ऐसा भी नहीं है कि आप, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं केवल राजस्थान के बैंक्स में ही अप्लाई करूंगा। अब मैं किसी भी स्टेट के आरआरबी में फॉर्म फिल कर सकता हूं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम जो मुझे खुद को फेस करनी पड़ सकती है वो यही हो सकती है कि मुझे वहां की क्या पता लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो। बिकॉज इस इनिशियल पोस्टिंग या मेजरली पोस्टिंग आपकी रूरल एरियाज में ही रहेगी। तो वहां पे आप, जब तक आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आ पाएगी, आप समझोगे कैसे, आप समझाओगे कैसे? तो ये कि एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा जाता है, सो दैट आप
अगर इसको पास कर रहे हैं यानी कि आपको वो लैंग्वेज आ रही है तो ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेट में काम कर लो। आती है लैंग्वेज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेबस की बात करें रीजनिंग की तो ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस वाले होते हैं। ये 3 स्पेसिफिक मेंस के टॉपिक्स हैं, केवल मेंस में आते हैं। बाकी इन टॉपिक से रिलेटेड कोडेड क्वेश्चंस हो गए अलग अलग टाइप के, वो भी आपके मेंस में आ जाते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सभी टॉपिक्स है। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार 2 पैसेज दे देता है, 2 पैसेज यानी कि कम से कम 7 और 7 14 14 15 क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चंस केवल आरसी से आ जाते हैं। देन रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट हो गया, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ये सब आपका इंग्लिश का सिलेबस है। क्वांट सबसे थोड़ा सा लेंदी भी और ट्रिकी भी कह लीजिए, स्पेशली जब मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है तो बच्चों को मेजरली दिक्कत यहीं पे आती है, या फिर करंट अफेयर्स जीएस सेक्शन में या फिर क्वांट में। रीजनिंग इंग्लिश समहाउ मैनेज हो जाती है। तो सारे टॉपिक्स, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डीआई। डीआई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री में भी बहुत आता है और मेंस में भी बहुत आता है। जैसे कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पजल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, प्री में भी मेंस में भी बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो अगर आपने इसको सॉलिड कर लिया तो मान के चलिए कि अच्छे खासे नंबर आप डेफिनेटली ग्रैब कर लेंगे, बोथ इन प्री एंड मेंस, ठीक है। देन टॉकिंग ऑफ जीए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जीए का हो जाता है आपके डेली करंट अफेयर्स, जो आपको डेली प्रिपेयर करने हैं, डेली रिवाइज भी करने हैं और वीकली पूरा कंबाइन एक साथ वीकली रिवीजन, मतलब कह लीजिए रिवीजन 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 एंड ओनली रिवीजन। बिकॉज जितना रिवाइज करेंगे, बिकॉज पढ़ने के लिए बहुत हो जाता है, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे पहले के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर तो एकदम टिप्स पे आपके होने चाहिए, और केवल हेडलाइन हेडलाइन नहीं। अभी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 सालों से एसबीआई में, आईबीपीएस में, आरआरबी में भी, कि केवल हेडलाइन नहीं आ रही, केवल हेडलाइन पढ़ोगे तो 8-10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो हेडलाइन के अंदर पैसेज में क्या गिवन है वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जब भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें, थोरो रिवीजन करें, थोरो प्रैक्टिस करें, थोरो उसको पढ़ें कि वो है क्या। हर एक चीज आपको प्लस माइनस इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आरबीआई रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, फाइनेंस न्यूज, बुक्स, बजट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, कुछ स्टैटिक पार्ट भी कई कई बार पूछ लेता है, जैसे कि कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन सब का भी आपको एकदम, ये स्टैटिक तो चलो एक ही बार पढ़ना है, करंट अफेयर वाली चीज जो है वो आपको डेली रिवाइज भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 हमारे मतलब का ये है, तो 18 से 28 ये चेंज ना ही, मतलब बहुत रेयर चांस है, तो यही आपकी एज लिमिट रहेगी। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD एक्स सर्विसमैन का चलो अलग होता है, टोटल आपके देखने पड़ते हैं। सैलरी की बात करें क्लरिकल की, तो अभी कुछ रिवीजन, जैसे कि आज हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 ऑफ जनवरी 2025 को, तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पे कल की ही बात है, थोड़ा से वेज रिविजन्स हुए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मान लीजिए, 32 प्लस अलाउंसेस तो ऑलरेडी लगभग इतना था ही, अब ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। आरआरबीज आपको ज्वाइन क्यों करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चाहे आप एज ए पीओ ज्वाइन करो चाहे एज ए क्लर्क ज्वाइन करो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड कम मिलता है एज कंपेयर टू एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर हायर एग्जामिनेशन। जैसे आप एसबीआई पीओ टारगेट कर सकते हैं, उससे भी अच्छे तो आप आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। सैलरी इतनी भी कम नहीं है, डिसेंट है, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे कम होगी तो सेविंग्स आपकी हो जाएंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कहाँ पर भी है आपकी पोस्टिंग है, तो उस चीज का फायदा आरआरबीज में मिलता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्चे, एक्सपेंसेस जो है वो आपके थोड़े से लिमिटेड होते हैं, एंड सेविंग्स आपकी हो जाती है, टाइम आपका बच जाता है, तो उस चीज को आप करेक्ट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, स्पेशली आपके टाइम को। एक सबसे अच्छी बात कि भाई आपका जो एक एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वो आपको एज कंपेयर टू सिटीज बहुत हेल्दी, बहुत फ्रेश, हवा, पानी, खाना, हर एक चीज आपको अच्छी खासी वहां मिलती है। तो हेल्थ इज वेल्थ हम कहते भी हैं, तो उसको भी हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि एक अच्छी बात है आरआरबीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। रिस्पेक्ट तो चलो हर जगह कॉमन है, मिलती है आपको। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु फियर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे आप पूरा पेपर हिंदी में दे सकते हैं, वो भी एक अच्छी खास बात है आरआरबीज की। बाकी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश में ही रहता है, बाकी आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश भी आप हिंदी में दे सकते हैं, तो पूरा ही पेपर आप हिंदी में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ ट्रेंड 2 स्टेट का मैंने दिखाया, बिकॉज हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो वो सारे शो कर रहे हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग और आप भी उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, तो 1 या 2 स्टेट मैंने लिए। जैसे कि क्लैरिकल प्रीलिम्स की कट ऑफ है, ये मैंने राजस्थान स्टेट के लिए 2024 का यहाँ पे ऐड कर दिया 70.5। उससे पहले आप आएंगे तो 54, 60, 60। आरआरबी की बात कर रहे हैं तो लेवल
एग्जामिनेशन का इजी ही आता है, तो कट ऑफ आप इतनी 60 से 70 की रेंज तो आप पकड़ के चलिए। 70 तो गई थी लास्ट ईयर 2024 में, तो उसके आसपास अगर आप राजस्थान से भर रहे हैं तो आपको एक बेंचमार्क दिमाग में लेके चलना है। एक स्टेट और देख लेते हैं, यूपी। यहाँ पर भी 69.75 2024 की कट ऑफ है, तो ये भी एक अच्छी खासी कट ऑफ है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इन स्टेट से, बाकी स्टेट्स में क्या क्या है वो आप एक बार वेबसाइट पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप रिलेटेड टू आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन जितनी भी जरूरी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंची हो। एंड कुछ भी और आपको डाउट है, आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई भी इशू है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप कमेंट में जरूर लिख के पूछिए, डेफिनेटली उसको हम एड्रेस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले हमारे लाइव लेक्चर में, अगली पेड क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।